नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी मित्रों का स्टडी वेव्स के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी बढ़िया तरीके से कंटिन्यू कर रहे हो। तो हम लोगों ने ज्योग्राफी में पृथ्वी के वायुमंडल के बारे में पढ़ा था और भारत के राज्य, उनकी राजधानी, उनके क्षेत्रफल और उनके मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बारे में पढ़ाई करी थी, है ना। आज के सेशन में हम लोग पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में बातचीत करेंगे। देखिए, पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में जब हम आपसे बातचीत करते हैं तो इसका मतलब सबसे पहले क्या होता है। जहां पर हम रहते हैं, भाई रहते तो ठोस भाग में है। तो पृथ्वी, देखिए, जो मानव आवास है, मानव का जो आवास होता है वो कहां पर बना है? वो स्थल भाग में बना है। तो क्या पूरी पृथ्वी स्थलीय है? नहीं भाई, पृथ्वी का एक एक तीन चौथाई हिस्सा क्या है? आप देखोगे तो जल से घिरा हुआ, सागर महासागर से घिरा हुआ है। कंफर्म है? तो भाई हम रहते कहां पर है? यहां पर। लेकिन ये भी हिस्सा है भाई, सागर महासागर, खाड़ियां, नदियां, झील, झरने, इस तरीके की चीजें। और हम लोग जहां रहते हैं, जहां खेती पाती करते हैं, इंडस्ट्रियल एरिया जहां होता है, वो सारा कहां पर है? स्थलीय भाग। अब ऊपर जैसा दिखता है, क्या नीचे भी वैसा है जहां पर हम रहते हैं? क्या जिस तरीके से ऊपर दिखाई देता है वैसा ही क्या नीचे है? जी नहीं। तो हमको क्या करना होता है, हमारे एग्जाम में 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। अब पृथ्वी की आंतरिक संरचना क्या करती है? पृथ्वी की जो बाहर का वायुमंडल है, इसको प्रभावित करने का काम करती है। एग्जाम्पल के रूप में बातचीत करें तो पृथ्वी का वायुमंडल क्या है? आपको पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से क्या है? नीचे की तरफ केंद्रित है। अब ये ग्रेविटेशनल फोर्स कहां से आ गया पृथ्वी में? तो अंदर अंदर का गुण है, आंतरिक गुण है, जिसकी वजह से क्या हुआ? ग्रेविटेशनल फोर्स की उत्पत्ति हुई। अब यहीं पर समझना है, पृथ्वी की आंतरिक भाग को जानने के लिए हमारे पास जो सोर्स मिलते हैं, वो 2 सोर्स मिलते हैं। 2 सोर्स क्या क्या है? तो पहला सोर्स है जिसको आप कहते हो प्रत्यक्ष स्रोत, प्रत्यक्ष स्रोत। और दूसरा क्या है? दूसरे को आप क्या कहते हो? अप्रत्यक्ष स्रोत। अप्रत्यक्ष स्रोत, 2 स्रोत है, डायरेक्ट सोर्स और इनडायरेक्ट सोर्स। ठीक है, इनडायरेक्ट सोर्स, स्रोत। अब प्रत्यक्ष स्रोत क्या है? प्रत्यक्ष स्रोत में जो आता है वो आता है प्रवेधन, मतलब ड्रिलिंग। ड्रिलिंग आती है। ड्रिलिंग का मतलब क्या है? ड्रिलिंग या प्रवेधन। प्रवेधन का मतलब क्या है भाई? भाई पृथ्वी की सतह, इसकी खुदाई करना शुरू करते चले जाओ नीचे, तो आपको जो भी मिले, इससे आपको कुछ जानकारी होगी। तो पहला तो फैक्ट ये हो गया। दूसरा दूसरा अगर हम कहें तो जैसे पृथ्वी के विभिन्न भागों में अलग अलग समय पर आप देखते हो ज्वालामुखी का प्रस्फुटन होता रहता है, तप्त जो मैग्मा होता है वो पृथ्वी की सतह पर आ जाता है। अब ये मैग्मा आ जाता है, मतलब हमारा दूसरा सोर्स क्या होगा? तो हम कहेंगे वोल्केनो या ज्वालामुखी। वोल्केनो या ज्वालामुखी, ये भी हमारे सोर्स होते हैं। अब इनको हम अलग से पढ़ेंगे, लेकिन दूसरा अप्रत्यक्ष स्रोत के बारे में बातचीत करें कि भैया पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने के अप्रत्यक्ष स्रोत क्या क्या होते हैं। तो अप्रत्यक्ष स्रोत क्या क्या है, जरा सोचिएगा इसके बारे में। जब अप्रत्यक्ष स्रोत के बारे में हम आपसे बातचीत करते हैं तो इसमें जैसे आएगा कि भैया उल्का पिंड, जैसे पृथ्वी के विभिन्न हिस्सों पर अलग अलग समय में विभिन्न उल्का पिंड गिरे हैं। तो उल्का पिंड, देखो, अब पृथ्वी का निर्माण ब्रह्मांड के निर्माण के बाद से, या हम कहें सोलर सिस्टम के निर्माण के बाद से शुरू हुआ। तो हमारे सोलर सिस्टम में जो पिंड है, जो विभिन्न प्रकार के उल्का पिंड पाए जाते हैं, वो क्या करेंगे? वही हो सकता है हमारी पृथ्वी के इंटीरियर में भी पाया जाता हो। तो उल्का पिंडों का अध्ययन किया गया। ठीक है। दूसरी बातचीत करें, जैसे गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है कि भाई गुरुत्वाकर्षण भी कुछ ना कुछ हेल्प करता है पृथ्वी के आंतरिक संरचना को समझने में। तीसरी की बातचीत करें, जैसे पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है, मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र। और अगले की बातचीत करें, जैसे अगला है भूकंप। भूकंप हमारे पास में अगर हम कहें तो ये चार प्रमुख अप्रत्यक्ष स्रोत हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने के। अब पृथ्वी को आंतरिक संरचना को जानने में हमारा जो प्रत्यक्ष स्रोत है, अगर हम इसकी बातचीत करें, ड्रिलिंग की बातचीत करें, प्रवेधन के बारे में बातचीत करें,
पृथ्वी की सतह पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के पर्पस से जो सुरंग खोदी गई है वो रूस में खोदी गई। कहां पर? रशिया में। रशिया में कोला द्वीप है। क्या नाम है? कोला द्वीप है। कोला द्वीप में 12 किलोमीटर गहरी, 12 किलोमीटर गहरी क्या खोदी गई? सुरंग खोदी गई है। प्रवेदन किया गया। कितना? 12 किलोमीटर गहरा, ताकि हम पृथ्वी के इंटीरियर को समझ सके। दूसरा और है, दक्षिण अफ्रीका में अगर आप देखोगे तो सोने की खदानें, सोने की खदान जो खोदी गई हैं उनकी गहराई मैक्सिमम 5 किलोमीटर तक है। मतलब अगर हम आपसे बातचीत करें तो रॉबिन्सन गर्त एक है, पहला तो सोर्स ये हो गया। दूसरा अगर हम कहें तो रॉबिन्सन गर्त, ये कहां पर है? रॉबिन्सन गर्त। ये आपका दक्षिण अफ्रीका में देखने को मिलेगा। कहां पर? दक्षिण अफ्रीका में। ये सोने की खान है, सोने की खान। कितनी खुदाई की गई है? तो भैया 5 किलोमीटर गहरी है, 5 किलोमीटर की सुरंग खोदी गई। अब सर क्या इतना ही खोज पाए? लेकिन जब पृथ्वी के इंटीरियर पर जाते हो, अगर हम पृथ्वी को काटे और एक हिस्सा निकाले तो पृथ्वी आपकी कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगी। पृथ्वी की सतह से लेकर केंद्र तक का अगर हम देखें, जो त्रिज्या है, जो रेडियस है, वो 6371 किलोमीटर देखने को मिलता है। कितना? 6371 किलोमीटर। ये क्या देखने को मिलता है? रेडियस। सर 12 किलोमीटर का हम लोग खोद गए हैं मैक्सिमम, और इससे नीचे की जानकारी इससे कैसे होगी? यहां तक की जानकारी कैसे होगी भाई? सोचो इसके बारे में। भाई इससे नीचे की जानकारी कैसे होगी? ये हमने 12 किलोमीटर तो खोदा है। अब देखो खोद क्यों नहीं पाए? पृथ्वी की सतह पर जब आप नीचे की तरफ खुदाई करते हो, जैसे जैसे आप नीचे जाते हो, क्या होता है? पृथ्वी का तापमान बढ़ता जाता है। कितना बढ़ता है सर? 32 मीटर की गहराई में। जैसे ही आपने 32 मीटर की गहराई खोदी, वैसे ही पृथ्वी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। 1 डिग्री सेल्सियस क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ जाता है। यहां तक देखने को मिलता है लगभग लगभग औसतन अगर हम आपसे बातचीत करें तो 12 से डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर 1 किलोमीटर में टेम्परेचर कितना बढ़ जाता है? 12 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ जाता है। 1 किलोमीटर में 12 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ जा रहा है। अब इसका मतलब आप समझ पा रहे हो तो समझो भैया, गहराई में जाना संभव नहीं है। मानो कि मशीनें, उपकरण जो हैं वो एक लिमिटेड टेम्परेचर को ही सहन कर सकती, इससे नहीं। फिर दूसरा आता है पृथ्वी की सतह पर कभी कभी तप्त गर्म मैग्मा निकल आता है और हम उस मैग्मे को पढ़ते हैं तो हमारी जानकारी पुष्टि होती है। और फिर हमारे क्या होते हैं? फिर हमारे ये सोर्स उल्का पिंडों का अध्ययन करते हैं, उसमें कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल मतलब कुछ ना कुछ पृथ्वी के आंतरिक भाग में है, जो क्या कर रहा है? जो पृथ्वी के वायुमंडल को, या पृथ्वी से जब हम कोई चीज ऊपर उछालते हैं तो नीचे आके गिरती है, इसके बारे में। चुंबकीय क्षेत्र के बारे में, मैग्नेटिक फील्ड, कि भाई एक दंड चुंबक जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की, एक चुंबक की भांति क्या करती? व्यवहार करती है। और अगला भूकंप। भूकंप से आपको पता है प्राइमरी वेव, सेकेंडरी वेव और लॉन्गिट्यूडिनल वेव, मतलब जो हमारी प्राथमिक तरंगे, हम डिटेल करेंगे इसको, भूकंप भी बताएंगे, लेकिन अभी समझिए प्राथमिक तरंगे, द्वितीयक तरंगे और धरातलीय तरंगे। ये धरातलीय तरंगे, इनके अध्ययन से हमको क्या पता चला है? जो हमारा निष्कर्ष निकला है पृथ्वी के इंटीरियर का, वो हम बताते हैं। तीसरा क्या है? धरातलीय तरंगे। धरातलीय तरंगे, ठीक। अब इनके परिणाम स्वरूप जो आउटपुट निकला है वो कुछ ऐसा निकला है। कह रहे पृथ्वी की सतह को हम 3 हिस्सों में बांटकर पढ़ सकते हैं। 3 हिस्सों में बांटिए, ये देखिए 3 हिस्सों में बांटिए। तो पहला हिस्सा है ये आपका, जिसको आप कहते हो क्रस्ट। क्रस्ट का हिंदी में क्या कहते हैं? भूपर्पटी। भूपर्पटी, भूपर्पटी। दूसरा जो सेगमेंट होता है वो होता है मेंटल का। मेंटल, प्रवार बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं? प्रवार बोल देते हैं। और तीसरा हिस्सा होता है कोर का, इसको हिंदी में कोर ही कहते हैं। और ये हमारी गहराई कितनी? 6371 किलोमीटर की गहराई। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष स्रोतों के अध्ययन से हमको पृथ्वी की संरचना को कितने हिस्सों में बांटा गया?
तीन हिस्सों में बांटा गया। अब तीन हिस्सों में बांटा गया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब यहां पर समझने के लिए, एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए क्रस्ट को दो हिस्सों में, ऊपरी भूपर्पटी मतलब अपर क्रस्ट, और ये नीचे वाला क्या हो जाएगा, लोअर क्रस्ट। लोअर क्रस्ट मतलब निचला भूपर्पटी। मेंटल को अपर मेंटल, अपर मेंटल, और नीचे वाले को क्या कहेंगे, नीचे वाले को लोअर मेंटल कह देंगे। ध्यान से सुनते चलिएगा, ध्यान से सुनिएगा, तभी चीजें तैयार होंगी। यहां सुन लेंगे, आपको दोबारा बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, समझ रहे हो ना। ये आपका क्या हो गया, ये आपका मेंटल। इसी तरीके से कोर को भी दो हिस्सों में क्या किया गया, बांटा गया है। कोर के दो हिस्से क्या हैं, कोर के दो हिस्से हैं अपर कोर और इनर कोर। इनर कोर, अपर कोर और इनर कोर। अब ध्यान समझिएगा, यहीं से सबसे केंद्र बिंदु पृथ्वी का कितनी गहराई पर है, 6371 किलोमीटर की गहराई पर, 6371 किलोमीटर की गहराई पर, ठीक है। अगली जो हम बातचीत करें, ध्यान सुनिएगा, तो हम कहते हैं 32 किलोमीटर की गहराई तक हमारी क्रस्ट पाई जाती। कौन सी परत है, तो हम कहेंगे जो 32 किलोमीटर की गहराई है, इसी को हम क्रस्ट बोलते हैं। 32 किलोमीटर से लेकर 2900 किलोमीटर की गहराई तक क्या है, तो 2900 किलोमीटर की गहराई तक आप देखोगे तो मेंटल देखने को मिलेगा, प्रवार देखने को मिलेगा। मेंटल कौन सा देखने को मिलेगा, तो हम कहेंगे मेंटल देखने को मिलेगा या प्रवार। और 2900 से लेकर आपका कितना, सबसे नीचे 6371 किलोमीटर तक आओगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, कोर देखने को मिलेगा। यहां तक क्लियर। क्रस्ट, मेंटल, कोर। क्रस्ट के दो हिस्से अपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट। मेंटल के दो हिस्से अपर मेंटल, लोअर मेंटल, और कोर के दो हिस्से अपर कोर और लोअर कोर। अब देखिए, ये पहली वाली जो विभाजन है, मतलब जो क्रस्ट है, इसको दो हिस्सों में जो बांटा गया है, अगर हम इसके बारे में थोड़ा सा समझने का प्रयास करें, थोड़ा सा समझिएगा, तो यहां पर पहली जो है, ये अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में जो विभाजन है, ये लगभग 12 किलोमीटर की गहराई पर किया गया है। फिर अगला, अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में जो विभाजन है, वो लगभग कहां पर किया गया, तो हम कहेंगे लगभग 700 किलोमीटर की गहराई पर किया गया। और अगला, अपर कोर और लोअर इनर कोर में, अपर कोर और इनर कोर में जो विभाजन है, वो कितने पर किया गया, तो 5150 किलोमीटर की गहराई पर किया गया। हालांकि एक बार में समझ लो, बहुत फैक्ट नहीं है एकदम। 32 किलोमीटर तक आपकी क्रस्ट है, 32 से लेकर कितना, 2900 किलोमीटर तक आपकी मेंटल है, 2900 से लेकर आपकी 6371 किलोमीटर तक क्या है, तो आप कहोगे कोर है, बस इतना। अब ये हम क्यों बता रहे हैं, देखो ध्यान समझना, 12 किलोमीटर के बाद, मतलब ये वाली जो परत है, जो मैं ब्लैक से करने जा रहा हूं, इसको ध्यान से देखना। इस परत पर देखने को ये मिलता है कि यहां से टेम्परेचर डेंसिटी में व्यापक स्तर पर चेंजमेंट आते हैं। चेंजमेंट आने की वजह से इसको क्या किया गया, इसको एक प्रकार से विभाजित करने का प्रयास किया गया। टेम्परेचर में चेंजमेंट आने की वजह से क्या है, इसको अलग करने का प्रयास किया गया। अब ये जो अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट को विभाजित करती, उसको हम एक असंबद्धता बोलते हैं, और उसको बोलते हैं कोनार्ड असंबद्धता। क्या बोलते हैं, कोनार्ड असंबद्धता या डोनार्ड असंबद्धता। ध्यान समझिए, क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट को कौन सी असंबद्धता विभाजित करती है, तो कहोगे कोनार्ड असंबद्धता विभाजित करती है, ठीक। दूसरा, क्रस्ट को मेंटल से कौन असंबद्धता विभाजित करती है, तो क्रस्ट को मेंटल से बातचीत करें, ये मेंटल यहां से शुरू हो रहा 32 किलोमीटर से, तो क्रस्ट को मेंटल से कौन विभाजित करती है, तो हम कहेंगे मोहो असंबद्धता। कौन सी, मोहो असंबद्धता। मोहो असंबद्धता क्या करती है, क्रस्ट को मेंटल से विभाजित करती है। फिर अगला तीसरा सेगमेंट आते, तीसरा कह रहे हैं, अगला देखिएगा, यहां पर पेन चेंज कर देते थोड़ा सा, ये येलो कर दिया। कह रहे अपर मेंटल और लोअर मेंटल को कौन विभाजित करता है, तो हम कहेंगे रेपटी असंबद्धता। क्या नाम है, रेपटी असंबद्धता जो है, वो क्या करती है, वो आपकी अपर मेंटल और लोअर मेंटल को विभाजित करने का काम करती है। अगला पढ़ते हैं। अगला है भैया, मेंटल और कोर को कौन विभाजित करता है, ये देखो फिर ब्लैक कर दिया, मेंटल और कोर को कौन विभाजित करता है, तो हम कहेंगे
लेहमैन असंबद्धता, क्या नाम है? लेहमैन असंबद्धता, लेहमैन असंबद्धता। और सबसे लास्ट में बातचीत करें अपर कोर और इनर कोर को कौन विभाजित करता है, तो अपर कोर और इनर कोर को विभाजित करने का काम किया जाता है, ये लेहमैन नहीं, गुटेनबर्ग असंबद्धता। क्या है ये? गुटेनबर्ग असंबद्धता है। गुटेनबर्ग असंबद्धता क्या करती है, तो हम कहेंगे सिंपल सा, मेंटल और कोर को विभाजित करती है। अपर कोर और इनर कोर को कौन विभाजित करता है, तो हम कहेंगे ये है आपकी लेहमैन असंबद्धता, लेहमैन असंबद्धता, लेहमैन असंबद्धता। तो ये 5 असंबद्धताएं याद करने की एक ट्रिक है। अगर इनके नाम 3 बार पढ़ लोगे, कोनार्ड असंबद्धता, मोहो असंबद्धता, रेपटी असंबद्धता, अगला क्या है गुटेनबर्ग असंबद्धता, और अगला क्या है लेहमैन असंबद्धता। अगर पांचों को 3 बार पढ़ लोगे तो आपको ये याद हो जाएंगे। लेकिन इसको सीक्वेंस में याद करने के लिए आपको एक ट्रिक है, कोमो रेगुले, कोमो रेगुले ये शब्द है, कोमो रेगुले। आप अगर इसको याद कर लें रेगुले, तो आपका क्या होगा, सारी असंबद्धताएं याद हो जाएंगी। अब ये का मतलब क्या है? कोनार्ड असंबद्धता। इसका क्या मतलब है? कोनार्ड असंबद्धता। अब ये कोनार्ड असंबद्धता का काम क्या करती है? ये काम करेगी भैया, कहेंगे ऊपरी भूपर्पटी को, भूपर्पटी को क्या करता है? अलग करता है किससे? निचली भूपर्पटी से, निचली भूपर्पटी से, ठीक, निचली भूपर्पटी से। वहीं मोहो असंबद्धता, मोह क्या करेगा, तो कहेंगे मोहो असंबद्धता है। इसका काम क्या है, तो हम कहेंगे भैया भूपर्पटी को क्या करेगा? भूपर्पटी को अलग करेगा किससे? प्रवार से या मेंटल से। किससे? मेंटल से। इसके बाद अगला है रा शब्द है रेगुले, मतलब रेगुले, रेगुले का मतलब रेपटी असंबद्धता। और रेपटी असंबद्धता क्या करेगी, तो हम कहेंगे ऊपरी प्रवार को, ऊपरी प्रवार को किससे अलग करेगी? कहोगे निचली, निचली प्रवार से अलग करने का काम करेगी, ठीक, निचली प्रवार से क्या करेगी? अलग करने का काम करेगी। और अगला है गुले, मतलब गुटेनबर्ग असंबद्धता। अगला क्या है? गुटेनबर्ग असंबद्धता। और गुटेनबर्ग असंबद्धता क्या करेगी, तो हम कहेंगे भैया ये सिंपल सी भाषा में कहें तो गुटेनबर्ग असंबद्धता प्रवार और किसको? कोर को अलग करने का काम करेगी। और अगला क्या है? लेहमैन, यानी कि लेहमैन असंबद्धता क्या करेगी, तो लेहमैन असंबद्धता ऊपरी कोर को, ऊपरी कोर को निचले कोर से या आंतरिक कोर से, आंतरिक कोर से अलग करने का कार्य, आंतरिक कोर को अलग करने का काम करेगी। ये पांचों याद रखना, ठीक है, ये पांचों क्या करना आपको याद रखना, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगर यहीं पर बातचीत करें, देखो 3 परतें निकल के आई, कौन? क्रस्ट, मेंटल और क्रस्ट, मेंटल और कौन सी? कोर, ठीक। अब क्रस्ट के बारे में थोड़ी सी बातचीत करते हैं। जो क्रस्ट है, भूपर्पटी है, जो भूपर्पटी है, अगर हम इसके बारे में थोड़ी सी बातचीत करें तो क्या जानकारी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहां पर हम आपसे बातचीत करने चल रहे हैं। देखिए भूपर्पटी के बारे में जब हम आपसे बातचीत करते हैं तो देखोगे क्या है, भूपर्पटी को कहा गया है लगभग लगभग इसकी जो मोटाई है 100 किलोमीटर है, 32 किलोमीटर से लेकर 100 किलोमीटर तक, ठीक, 32 किलोमीटर से लेकर 100 किलोमीटर। नहीं समझ में आया आप 32 किलोमीटर लिख लो, अलग अलग किताबों में अलग अलग चीजें लिखी है। 32 किलोमीटर से लेकर 100 किलोमीटर की गहराई तक ये माना गया भूपर्पटी की मोटाई है, ठीक। भूपर्पटी में अगर हम आपसे बातचीत करें तो भूपर्पटी में देखोगे 2 चीजें हैं। क्या है? 2 चीजें, एक है महाद्वीपीय क्रस्ट है, मतलब जिसके ऊपर महाद्वीप है, और दूसरी क्या है? महासागरीय क्रस्ट है। दूसरी क्या है? तो हम कहेंगे महासागरीय क्रस्ट है, महासागरीय क्रस्ट है, महासागरीय क्रस्ट। जो महाद्वीपीय क्रस्ट है इसको हम सियाल बोलते हैं। इसको हम क्या बोल देते हैं? इसको हम बोलते हैं सियाल। इसको हम क्या बोल देते हैं? इसको हम क्या कहते हैं भैया? इसको हम सियाल बोल देते हैं। और वही महासागरीय जो क्रस्ट है उसको बोल देते हैं सीमा। अब इसका मतलब समझना, सियाल का मतलब है सिलिका और एल्यूमिनियम। एसआई किसको रिप्रेजेंट करेगी? सिलिका को, और एल किसको? एल्यूमिनियम को, एल्यूमिनियम को।
वहीं अगर हम सीमा की बातचीत करें तो सीमा किसको रिप्रेजेंट करेगा, सिलिका को, और किसको, मैग्नीशियम को, और मैग्नीशियम को, ये दो को रिप्रेजेंट करेगी। तो क्वेश्चन पूछा जाता है निम्नलिखित में से महाद्वीपीय कृष्ट को किस अन्य नाम से जानते हैं, तो आप कहोगे सियाल। किसके नाम से, सियाल के नाम से। और महासागरीय कृष्ट को किससे नाम से जानते हैं, किस नाम से जानते हैं, तो आप कहोगे सीमा के नाम से जानते हैं। सीमा का मतलब सिलिका और मैग्नीशियम, ठीक है, कंफर्म है। अब यहीं पर ध्यान से सुनिएगा, अगली जो बातचीत होने जा रही है, कृष्ट का जो निर्माण है वो 8 प्रमुख तत्वों से हुआ है। 8 प्रमुख तत्व क्या है, कृष्ट का जो निर्माण है वो कितने तत्वों से हुआ है, तो हम कहेंगे भूपर्पटी का निर्माण जो है वो 8 प्रमुख तत्वों से हुआ है। अब ये 8 तत्व देखो कौन से, तो कह रहे हैं, अगला पॉइंट देखिएगा, कह रहे हैं संपूर्ण भूपर्पटी का 98% भाग 8 तत्वों से बना है। 8 तत्व कौन कौन से, तो पहला तत्व है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की मात्रा सबसे अधिक कितना, 47%। किसी किसी किताब में 46.4% मिलेगा, आप इसको 47% मान सकते हैं, ऑक्सीजन। दूसरा कौन है, सिलिका। सिलिका की मात्रा कितनी है, 28%। तीसरा है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम की मात्रा कितनी, 8%। अगला है आयरन। आयरन की मात्रा कितनी है, 5%। अगला है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की मात्रा कितनी, 4%। अगला है कैल्शियम। कैल्शियम की मात्रा 2%। अगला है पोटेशियम। पोटेशियम की मात्रा 2%। और सोडियम की मात्रा 2%। तो देखो 8 तत्व कौन हो गया, ऑक्सीजन, सिलिका, एल्यूमिनियम, आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम और सोडियम। 98% भाग इन्हीं भूपर्पटी कृष्ट के बारे में बात हो रही। ये किसके बारे में हमने बात करी, ये देखो, ये शब्द ध्यान रखना, भूपर्पटी कृष्ट की, पूरी पृथ्वी की बात नहीं हो रही, भूपर्पटी की बात हो रही। तो संपूर्ण भूपर्पटी का 98% भाग इन प्रमुख तत्वों से बना। अन्य भी तत्व है, अन्य कौन तत्व है, तो 2% में देखोगे तो टाइटेनियम मिल जाएगा, टाइटेनियम के साथ हाइड्रोजन मिल जाएगा, हाइड्रोजन के साथ अगर हम आपसे बातचीत करें फास्फोरस मिल जाएगा, फास्फोरस के साथ मैग्नीज मिल जाएगा, मैग्नीज के साथ सल्फर मिल जाएगा, सल्फर के साथ कार्बन मिल जाएगा, कार्बन के साथ निकल। अन्य 2% में टाइटेनियम, हाइड्रोजन, फास्फोरस, मैग्नीज, सल्फर, कार्बन, निकल, ये प्रमुख तत्व पाए जाते हैं। अब ये पृथ्वी का भूपर्पटी हो गया। अब संपूर्ण पृथ्वी की अगर हम बातचीत करें तो संपूर्ण पृथ्वी में अगर आप देखो, तो संपूर्ण पृथ्वी में अगर आप देखोगे विभिन्न तत्वों की उपस्थिति कितनी, तो संपूर्ण पृथ्वी में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो संपूर्ण पृथ्वी में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है लोहा। तो संपूर्ण पृथ्वी में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला तत्व, सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन है, तो आप सिंपल सा उत्तर करोगे सर, लोहा है, लोहा। पूरी पृथ्वी में 35% क्या है, लोहा पाया जाता है इंटीरियर में। दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन, कितना, 30%। अगली बातचीत करें, अगला है, दूसरे नंबर पर आपका ऑक्सीजन हो गया। तीसरी सिलिकॉन, कितना, 15%। चौथा मैग्नीशियम, 13%। पांचवा निकेल, 2%। सल्फर की बातचीत करें तो आप देखोगे 2%। और सातवां कैल्शियम, 1%। और एल्यूमिनियम की बातचीत करें 1%। और अन्य में बचे हुए अन्य तत्वों में 1% आ जाएंगे। मतलब संपूर्ण पृथ्वी में अगर आपसे बात करा जाए तो संपूर्ण पृथ्वी में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, आप उत्तर दोगे लोहा। भूपर्पटी में कौन सा तत्व सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, आप बिना सोचे समझे ऑक्सीजन टिक करके आ जाओगे। ये देखो ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन का बारे में हम आपको बता चुके, कितना पाया जाता है, 47%। और भूपर्पटी को सियाल के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, सियाल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अगला हिस्सा है मेंटल। मेंटल के बारे में बातचीत करें तो मेंटल लगभग 32 या 100 किलोमीटर से लेकर 2900 किलोमीटर की गहराई तक है। अगली बातचीत किसके बारे में करने चल रहे हैं, मेंटल के बारे में। मेंटल लगभग 2900 किलोमीटर की गहराई तक विस्तृत है, गहराई तक विस्तृत है, ठीक, विस्तृत है। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी के बारे में अगर हम दे, इसी में आप देखोगे एथनोस्फेयर पाया जाता है, इसी में प्लास्टिक दुर्बल मंडल भी पाया जाता है।
ये प्लास्टिक दुर्बल मंडल क्या है? दुर्बल मंडल। देखो क्या होता है, जब आप पृथ्वी के नीचे जाते हो, सतह पर से नीचे खुदाई करते हो, तो 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ता है। तो कहते हैं कि 200 से लेकर लगभग 400 किलोमीटर या 700 किलोमीटर तक, 200 से लेकर 400 या 700 किलोमीटर तक टेम्परेचर बहुत अधिक बढ़ जाता है। और टेम्परेचर बहुत अधिक बढ़ जाता है तो यहां जो चट्टानें होती हैं, वो चट्टानें कैसी हो जाती हैं? सेमी लिक्विड फॉर्म में हो जाती, अर्ध तरल अवस्था में हो जाती। कैसी? सेमी लिक्विड में हो जाती। अब अर्ध तरल अवस्था में हो गई, अर्ध तरल अवस्था में हो गई। अब आपको पता है कि भाई टेम्परेचर बढ़ रहा है लगातार, क्या होगा? तो पृथ्वी यही यही सेमी लिक्विड जो स्टेट है मैटर की, तत्व की जो अर्ध तरल अवस्था, यही क्या होगी? यही पृथ्वी को फाड़ कर नीचे निकले, ऊपर आएगी, और इसी से क्या होता है? वोल्केनो, वोल्केनो इरप्शन होता है। ज्वालामुखी का प्रस्फुटन होता है। किसका प्रस्फुटन होता है? ज्वालामुखी का प्रस्फुटन होता है। ठीक है, और इसके बारे में बातचीत करें तो आप यहां पर देखोगे तो ये क्या है? हम कहेंगे भैया इसमें, इसको हम क्या कहते हैं? आप मेंटल को सीमा के नाम से भी जानते, सीमा के नाम से भी जानते। मेंटल में सिलिका और मैग्नीशियम तत्वों की अधिकता पाई जाती है। ठीक है, अगले में शुरू करते हैं। अब मेंटल को क्रस्ट से कौन अलग करता है? प्रश्न, क्रस्ट को मेंटल से कौन अलग करता है? तो आप याद करो, तो आप कहोगे मोहो असंबद्धता। याद आया किसी को? ये देखो फिगर देख लो जल्दी से, मोहो असंबद्धता। ये देखो, ये वाला हिस्सा क्रस्ट का, ये वाला मेंटल का, कौन अलग कर रहा? मोहो। ठीक, और यहीं पर एक क्वेश्चन, मेंटल को कोर से कौन अलग करता है? तो मेंटल को कोर से अलग करने का काम गुटेनबर्ग असंबद्धता का है। ये भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट के बारे में बातचीत करें। अगला क्या है? अगला देखिएगा, अगले के बारे में बातचीत करें। अगला कोर, कोर के बारे में बातचीत करें। कोर के बारे में देखिएगा, ये 2900 किलोमीटर की गहराई से लेकर कितना? तो आप देखोगे 6371 किलोमीटर की गहराई तक क्या है? विस्तृत है। 6371 किलोमीटर की गहराई से। इसमें अगर हम बातचीत करें तो ये दो हिस्सों में बटी है। दो हिस्से क्या है? आप एक अपर कोर कहते हो और दूसरे को क्या कहते हो? इनर कोर कहते हो। इनर कोर, अपर कोर को कहा जाता है कि ये क्या है? ये लिक्विड स्टेट में है। लिक्विड स्टेट मतलब यहां पर टेम्परेचर, यहां पर पहुंचते पहुंचते तापमान बहुत अधिक हो जाता है, और तापमान बहुत अधिक होने की वजह से यहां पर जो भी पदार्थ है, बेसिकली कहा जाता है, इस परत को हम निफे के नाम से जानते हैं, NiFe। निकेल और फेरस की अधिकता होने के कारण, निकेल और लोहे की अधिकता होने के कारण, किसकी? निकेल और लोहे की अधिकता होने के कारण, अधिकता होने के कारण, होने के कारण कोर को क्या कहते हैं? निफे परत के नाम से भी जाना जाता है। निफे परत के नाम से भी जाना जाता है, जाना जाता है। ध्यान दीजिएगा इसको, निफे तो किसकी अधिकता? निकिल और लोहे की अधिकता होने के कारण इसको हम क्या कहते हैं? इसको निफे के नाम से जानते हैं, NiFe के नाम से जानते हैं। और फिर कहते हैं कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं टेम्परेचर और डेंसिटी में, डेंसिटी बढ़ जाता है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, तो पदार्थ जो है यहां पर इनर कोर तक पहुंचते पहुंचते क्या हो जाता है? सॉलिड स्टेट में आ जाता है। पदार्थ कैसे हो जाते हैं? तो हम कहते हैं सॉलिड अवस्था में। तो कहा जाता है कि जो पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी पर जो चुंबकीय क्षेत्र है, जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, उसका वजह क्या है? हम बाह्य कोर कहेंगे। तो बाह्य कोर के कारण क्या होता है? तो एक लाइन यहां लिख लेना, इसी के कारण, इसी के कारण पृथ्वी पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने का कारण क्या है? कौन सा? अपर कोर है। क्यों? क्योंकि भैया ये लिक्विड फॉर्म में, यहां पर जो भी पदार्थ हैं, चट्टानें जो हैं, वो सब लिक्विड फॉर्म में पाई जा रही हैं। तो यही, अब आपको पता है कि लोहे को अगर आप गर्म करोगे तो उसमें चुंबकत्व के गुण आ जाते हैं। निकेल को गर्म करने पर उसमें चुंबकत्व के गुण आ जाते हैं। तो चुंबकत्व के गुण आने की वजह से क्या होता है? हम इस यहां पर एक प्रकार से क्या कहते हैं? इसको पूरा कंट्रीब्यूट करते हैं। और इसमें किस तत्व की अधिकता है? सबसे ज्यादा निफे, निकेल और
फेरस की अधिकता पाई जाती है। ठीक है, तो 2900 किलोमीटर से लेकर 6371 किलोमीटर तक कौन है, तो हम कहेंगे कोर। हालांकि यहां पर एक और क्लासिफिकेशन मैंने किया अपर कोर, तो अपर कोर कहां तक है, तो हम कहेंगे 2900 किलोमीटर से लेकर लगभग 5150 किलोमीटर तक अपर कोर है, और 5150 किलोमीटर से लेकर 6371 किलोमीटर तक क्या है, तो आप सिंपल सी भाषा में कहोगे सर इनर कोर। ठीक, गहराई के बारे में थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। एक और लाइन यहां पर बातचीत बची। देखिए थोड़ा सा अगर हम एक ग्राफ के माध्यम से बताना चाहें, जरा आयतन और द्रव्यमान के बारे में बातचीत करने जा रहे हैं। आयतन और द्रव्यमान, द्रव्यमान, और सबसे ऊपर लिखते हैं 3 परतें, कौन कौन सी, क्रस्ट, मेंटल और कोर। क्रस्ट, मेंटल और कोर। जरा देखिएगा, देखिए क्रस्ट का जो आयतन है वो कितना है, तो क्रस्ट का जो टोटल आयतन देखने को मिलता है वो कितना है, 1%, 1%। और वही मेंटल का आयतन देखोगे 84% है, बचा हुआ किसका आयतन है, 15% कोर का आयतन। ठीक, अगली बातचीत करें, अगला देखोगे द्रव्यमान के बारे में बातचीत करें, तो द्रव्यमान में देखोगे क्रस्ट का द्रव्यमान कितना है, 1% है। मेंटल का द्रव्यमान कितना है, तो हम कहेंगे भैया 68%, कितना, 68%। अब बचा हुआ कितना, किसका हिस्सा, लगभग 31% हिस्सा, 31% हिस्सा किसका है, तो हम कहेंगे द्रव्यमान के मामले में और आयतन के मामले में सबसे भारी परत कौन है, सबसे बड़ी परत मेंटल देखने को मिलती है। आयतन में कितना कंट्रीब्यूशन, 84%, द्रव्यमान में 68% कंट्रीब्यूशन कौन करता है, तो आप कहोगे आपकी मेंटल करती है। यहीं पर ध्यान समझिएगा, जो हमारा स्थल मंडल है, जहां पर क्या है, जहां पर हम लोग रहते हैं, जो हमारा पानी वाला हिस्सा है, स्थल मंडल किसको कहते हैं। देखो यहां पर एक शब्द मैंने इस्तेमाल किया था मेंटल को पढ़ाते समय, कौन सा, एथनोस्फेयर। एथनोस्फेयर कहीं पर है, देखो एथनोस्फेयर के बारे में कहीं पर बातचीत हुई है, भूपर्पटी हो गया, मेंटल, ये देखो प्लास्टिक दुर्बल मंडल या एथनोस्फेयर, ये देखो ये टर्म इस्तेमाल हुआ। इसको बातचीत करें, इसके ऊपर की जो हिस्सा होता है, प्लास्टिक दुर्बल मंडल के ऊपर जो स्थित हिस्सा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम सिंपल सी भाषा में स्थल मंडल बोलते हैं। स्थल मंडल मतलब, हम यहां पर एक पॉइंट और लिख लेंगे, प्लास्टिक दुर्बल मंडल से, या प्लास्टिक दुर्बल मंडल के ऊपर स्थित भाग को क्या कहते हैं, स्थल मंडल या फिर लिथोस्फेयर कहते हैं। लिथोस्फेयर कहते हैं। लिथोस्फेयर किसको कहते हैं, तो आप कहोगे इस लिथोस्फेयर में क्रस्ट पूरी होगी, और क्रस्ट के साथ साथ क्या होगा, क्रस्ट के साथ साथ में मेंटल का भी कुछ हिस्सा देखने को मिलेगा। समझे, मेंटल का भी हिस्सा देखने को मिलेगा। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, ये आपका स्थल मंडल हो गया। तो मैंने पृथ्वी के इंटीरियर के बारे में थोड़ी सी चर्चा की। एक और चीज हमारी बचती है, अगर हम आपसे बातचीत करें, पृथ्वी की जो सतह है वो 2000 से अधिक खनिजों से बनी हुई, कितनी, 2000 से अधिक खनिजों से पृथ्वी की सतह बनी हुई। इनमें से लेकिन 6 ही सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ये 6 कौन कौन है, तो पहला जो तत्व है उसको आप कहते हो फेल्ड्स्पार, फेल्ड्स्पार कहते हो। पृथ्वी की आधी पपड़ी इसी से बनी है, किससे, फेल्ड्स्पार से। दूसरा कौन है, क्वार्ट्ज, पहला है फेल्ड्स्पार, दूसरा है क्वार्ट्ज। रेत और ग्रेनाइट के सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन होते हैं, क्वार्ट्ज होते हैं। पाइरोक्सिन तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण कंपोनेंट है, तो हम कहेंगे पृथ्वी की सतह का 10% किससे बना है, पाइरोक्सिन। अगला है एम्फीबोल, एम्फीबोल पृथ्वी की सतह का 7% बनाता है, और अगला अभ्रक पृथ्वी की सतह का 4% बनाता है। बचा हुआ ओलिवाइन। तो हमारी पृथ्वी की सतह जो है वो 2000 से अधिक खनिजों से बनी। इनमें से लेकिन कितने, 6 प्रमुख हैं, 6 ही सबसे प्रमुख खनिज हैं। एक है फेल्ड्स्पार, एक है क्वार्ट्ज, एक है पाइरोक्सिन, एक है एम्फीबोल, एक है अभ्रक और एक है ओलिवाइन। तो ये प्रमुख तत्व हैं, इनके बारे में भी आपको थोड़ी सी जानकारी याद करने की आवश्यकता पड़ेगी, कि तो आपका पृथ्वी का आंतरिक जो संरचना होगा वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, वो आपका कंप्लीट होता चला जाएगा। वो पूरा का पूरा आपका क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। समझ रहे हैं, वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, ये हमने आपसे बातचीत करी पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सभी को
इस सेशन को शेयर करना है, लाइक करना है, वीडियो देखते रहना है, कमेंट करके बताना है अगला टॉपिक क्या चाहिए। ठीक है, तो आज के सेशन को यहीं पर रुकते हैं। धन्यवाद सबको, थैंक यू सो मच, सबको नमस्कार, बहुत बहुत आभार।